हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वायु राशियां पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, सूर्यताप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान, वायुदाब, पवन, जेट स्ट्रीम तक के चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जाके वो पिछले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वायु राशियों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। वायु राशि एवं वाताग्र की संकल्पना को मौसम विज्ञान में लाने तथा उसके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान करने का श्रेय बर्गरान, बर्कनीज एवं सोलबर्ग को जाता है। वायु राशि एवं वाताग्र की संकल्पना को मौसम विज्ञान में लाने तथा उसके आधार पर, यानी वायु राशि और वाताग्र की संकल्पना के आधार पर मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है और इसका श्रेय जो है वो बर्गरान, बर्कनीज एवं सोलबर्ग को जाता है। वायु राशि की अवधारणा के द्वारा मौसम के अल्पकालिक पूर्वानुमान में काफी सहायता मिलती है। यानी वायु राशि की अवधारणा से मौसम के अल्पकालिक 24 से 36 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान करने में काफी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत वायु राशियों द्वारा ही महासागरों से भारी मात्रा में आर्द्रता महाद्वीपों की ओर लाई जाती है। वायु राशियों के द्वारा ही महासागरों से भारी मात्रा में आर्द्रता जो है वो महासागरों से महाद्वीपों की ओर लाई जाती है, जिससे वहाँ वृष्टि संभव होती है, यानी जिससे वहाँ पे वर्षा जो है वो संभव होती है। साथ ही वायु राशियों द्वारा ऊष्मा का भी स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को कहा जाता है जिसमें क्षैतिज तल में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी लक्षणों में समानता पाई जाती है। किसी वायु राशि का विस्तार जो है वो 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, 4 दशाएं जो होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है विशिष्ट तापमान एवं आर्द्रता से युक्त विस्तृत क्षेत्र। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए प्रथम शर्त क्या होनी चाहिए? विशिष्ट तापमान एवं आर्द्रता से युक्त विस्तृत क्षेत्र। द्वितीय क्या होना चाहिए? उत्पत्ति क्षेत्र समरूप होना चाहिए, अर्थात उत्पत्ति क्षेत्र या तो सागरीय होना चाहिए या स्थलीय होना चाहिए। स्थल व जल के मिश्रित क्षेत्र में तापमान एवं आर्द्रता समान नहीं होने के कारण इनकी उत्पत्ति जो है वो नहीं हो सकती। तीसरा है उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अपसरण होना चाहिए, क्योंकि अभिसरण की स्थिति में तापीय विषमता के कारण अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। चौथा है वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं जो हैं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर वायु राशियों की उत्पत्ति के निम्नलिखित सुविख्यात क्षेत्र हैं। पृथ्वी पर वायु राशियों की उत्पत्ति के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है उष्ण कटिबंध के महासागरीय भाग। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध के महासागरीय भाग। तीसरा है ग्रीष्म काल में सहारा मरुस्थल। चौथा है शीतकाल में उत्तरी अमेरिका। पांचवा है शीतकाल में यूरेशिया के आर्कटिक मैदान। नेक्स्ट अब हम वायु राशियों का वर्गीकरण देखते हैं।
तो वायु राशियों का वर्गीकरण जो होता है देखते हैं। फर्स्ट होता है पी। पी जो है ध्रुवीय वायु राशि को कहा जाता है। पी के बाद कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय वायु राशि। सी, स्मॉल सी। स्मॉल सी का मतलब होता है महाद्वीपीय वायु राशि। एम, एम का मतलब स्मॉल एम का मतलब होता है महासागरीय। स्मॉल सी का मतलब होता है महाद्वीपीय वायु राशि और स्मॉल एम का मतलब होता है महासागरीय वायु राशि। कैपिटल के का मतलब होता है ठंडी वायु राशि और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है गर्म वायु राशि। स्मॉल एस का मतलब होता है स्थिर वायु राशि। स्मॉल यू का मतलब होता है अस्थिर वायु राशि। उत्पत्ति के स्वभाव के आधार पर वायु राशियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है ध्रुवीय वायु राशि। यह वायु राशि जो है उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती है, यानी ध्रुवीय वायु राशि जो है उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती है। इसे पी अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। कनाडा में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां ध्रुवीय वायु राशियों के उदाहरण हैं और ध्रुवीय वायु राशि के उदाहरण जो है वो कनाडा में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां जो है वो इनके उदाहरण हैं। आर्कटिक वायु राशियों को भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वायु राशि। उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसके अंतर्गत निम्न अक्षांशों में उत्पन्न वायु राशियों को सम्मिलित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वायु राशि में निम्न अक्षांशों में उत्पन्न हुई वायु राशि को सम्मिलित किया जाता है। अक्षांशों में उत्पन्न वायु राशियों विषुवत रेखीय वायु राशि को भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। निम्न अक्षांश और विषुवत रेखीय वायु राशि को भी उष्णकटिबंधीय वायु राशि में शामिल किया जाता है। इसे अक्षर कैपिटल टी द्वारा प्रकट किया जाता है। उपर्युक्त दोनों ही वायु राशियों को जल की प्रकृति के आधार पर पुनः दो दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि को तल की प्रकृति के आधार पर पुनः दो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है महाद्वीपीय वायु राशि। इस वायु राशि की उत्पत्ति महाद्वीपों पर होती है, जिसके कारण इसमें आर्द्रता का अभाव होता है। परंतु जब यह वायु राशि महासागरों के ऊपर होकर गुजरती है तो इनमें आर्द्रता का समावेश हो जाता है। फलस्वरूप इसमें महासागरीय वायु राशि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कैपिटल सी अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरा है महासागरीय वायु राशि। महासागरीय वायु राशि में क्या होता है, महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने के कारण इस वायु राशि में प्रारंभ से ही आर्द्रता की अधिक मात्रा होती है, अतः वर्षा की दृष्टि से इनका काफी महत्व है। इस वायु राशि को स्मॉल एम अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति क्षेत्र एवं उनकी प्रकृति के आधार पर वायु राशियों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि को सीपी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी और पी से प्रदर्शित किया जाता है। महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि को एम, कैपिटल एम और कैपिटल पी यानी एमपी से प्रकट किया जाता है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि को कैपिटल सीटी से प्रकट किया जाता है। चौथा है महाद्वीपीय उष्ण को कटिबंधीय वायु राशि को कैपिटल सीटी से और महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि को कैपिटल एमटी से प्रकट किया जाता है। और पांचवा है महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि। महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि को कैपिटल सी ए से प्रकट किया जाता है। उत्पत्ति के पश्चात वायु राशियां
अन्य प्रदेशों की ओर गतिमान होती हैं। उत्पत्ति के पश्चात वायुराशियां जो है वो अन्य प्रदेशों की ओर गतिमान होती हैं। अतः वायुराशियों के गमन मार्ग के आधार पर इन्हें पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है ठंडी वायुराशि। यदि वायुराशि का तापमान उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वह स्थिर हो या संचरण कर रही हो कम हो तो उस वायुराशि को ठंडी वायुराशि कहा जाता है। इसे कैपिटल के अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरा है गर्म वायुराशि। गर्म वायुराशि। यदि वायुराशि का तापमान उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वह स्थिर या गमन कर रही है अधिक है तो उस वायुराशि को गर्म वायुराशि कहा जाता है। पुनः वायुराशियों को स्थिर एवं अस्थिर प्रकारों में रखा गया है। स्थिर वायुराशि वह वायुराशि जिसमें वायु के ऊपर से नीचे बैठती है स्थिर वायुराशि कहलाती है। वह वायुराशि जिसमें वायु जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बैठती है वह स्थिर वायुराशि कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल एस अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। यदि वायुराशि मार्ग में आने वाले किसी पर्वतीय ढाल के नीचे उतरती है तो ताप बढ़ने के कारण वायु असंतृप्त हो जाती है एवं वायुराशि में स्थायित्व का गुण जो है वो आ जाता है। इसी प्रकार यदि वायुराशि किसी प्रतिचक्रवात की वायु व्यवस्था का अंग बन जाए तो भी वायु नीचे बैठने लगती है एवं अस्थायित्व का गुण आ जाता है। दूसरा है अस्थिर वायुराशि। अस्थिर वायुराशि में जिस वायुराशि में वायु नीचे से ऊपर की ओर उठती है अस्थिर वायुराशि कहलाती है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल यू अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। यदि वायुराशि को पर्वत के ढाल पर ऊपर चढ़ना पड़े तो वायुराशि के ठंडे होने के कारण संघनन करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है एवं वायुराशि अस्थिर हो जाती है। इसी प्रकार चक्रवातों की वायुराशि व्यवस्था में फंस जाने से भी वायु में अस्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट है वायुराशियों का रूपांतरण। वायुराशियों का रूपांतरण वायुराशि अपने उत्पत्ति क्षेत्र से अन्य प्रदेशों की ओर गतिमान होती है। फिर भी उनकी अधिकांश भौतिक विशेषताएं जिन्हें वे अपनी उत्पत्ति क्षेत्र में विकसित कर चुकी होती हैं लंबे समय तक पूर्ववत बनी रहती हैं। इसके बावजूद वायुराशियां अपनी उद्गम क्षेत्र छोड़ने के बाद अन्य क्षेत्रों में संचरण करती हैं तो उनका क्रमशः रूपांतरण होने लगता है। ये रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊष्मागतिक रूपांतरण। ऊष्मागतिक रूपांतरण में जब धरातल एवं वायुराशि के आधारीय तल के बीच ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण जब धरातल एवं वायुराशि के आधारीय तल के बीच ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण वायुराशि नीचे से गर्म या ठंडी होती है तो इसे ऊष्मागतिक रूपांतरण कहते हैं। यह तीन कारकों पर निर्भर करता है। ऊष्मागतिक रूपांतरण जो है वो तीन कारणों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है धरातल की प्रकृति। दूसरा है उत्पत्ति क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र तक वायुराशि का मार्ग। और तीसरा है उत्पत्ति क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में लगा समय। जब एक उष्ण वायुराशि किसी ठंडे धरातल पर संचरण करती है तो इसकी निचली परत जो है वो ठंडी हो जाती है। इसके फलस्वरूप तापमान की विलोमता हो जाती है। वायुराशियों के ठंडी होने की प्रक्रिया का ऊपर की ओर प्रसारण काफ़ी हद तक सीमित हो जाता है। इसके फलस्वरूप संतुलन की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत जब एक ठंडी वायुराशि किसी गर्म धरातल पर संचरण करती है तो इसकी निचली परतें जो हैं वो गर्म हो जाती हैं। इसे वायुराशि की संतुलन स्थिति भंग हो जाती है। वायु असंतुलित हो जाती है
एवं संवहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये वायुराशि है, वायुराशियों का वर्गीकरण। दूसरा है गतिक रूपांतरण। वायुराशि में होने वाले उस रूपांतरण को जो धरातल द्वारा दी गई गर्मी या ठंडक से मुक्त होती है। वायुराशि में होने वाले उस रूपांतरण को जो धरातल द्वारा दी गई गर्मी या ठंडक से मुक्त होती है, गतिक रूपांतरण कहा जाता है। जैसे चक्रवातों या प्रतिचक्रवातों के कारण वायु के ऊर्ध्वाधर संचरण के फलस्वरूप वायु राशि में रूपांतरण का होना। चक्रवात में वायु केंद्र की ओर प्रवाहित होने के क्रम में ऊपर की ओर उठ जाती है, फलस्वरूप उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि प्रतिचक्रवात में केंद्रीय भाग में वायु के ऊपर से नीचे उतरने के कारण उसमें असंतुलन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर हमारा वायुराशि का यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे आर्द्रता एवं वर्षण का। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू so much.